लेकिन उससे पहले पहला दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल्मिंगटन में है, प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और इस पर चर्चा हमारे मेहमानों के साथ भी हम लगातार कर रहे हैं। प्रोफेसर राजन कुमार जेएनयू से हमारे साथ हैं और दिलीप सिन्हा जी वरिष्ठ राजनयिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजन, पिछला सवाल मैं आपसे कर रही थी जब हमने ये ब्रेकिंग भी दी कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन जब हम बात भारत और अमेरिका की करते हैं तो एक बात जो लगातार कही जाती है वो ये कि दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा लोकतंत्र, दो देश ऐसे जो साथ आकर खड़े हुए हैं और कोर्ट के मंच पर भी इस बात को सामने रखा जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य, इसको बहुत महत्ता दी जाती है जब तमाम लोकतांत्रिक देशों के साथ आकर विश्व की बेहतरी के लिए काम करने की बात की जाती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जब जो बाइडेन अपने गृह नगर में नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, यहाँ पर ही सम्मेलन हो रहा है और द्विपक्षीय बैठक भी होगी, कहाँ तक, किस तरह की लेगेसी आपको लगता है जो बाइडेन छोड़ के जाना चाहते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो न केवल प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होना, भारत के साथ भी संबंधों का प्रगाढ़ होना, हमने देखा नई ऊंचाइयां छुई हैं हमारे देश ने। देखिए, ये दो प्रजातांत्रिक देशों का साथ होना बहुत ही महत्वपूर्ण अभी के समय में इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी का जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक माहौल उभरता हुआ दिख रहा है, एक तरफ आप देखेंगे एक ऑटोक्रेसीज है, ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं, उसमें मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं चीन, रूस और बहुत सारे देशों में इस ढंग की व्यवस्था है। और इन सारे जो व्यवस्थाओं में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कम होते जा रहे थे। अब चूंकि प्रजातांत्रिक देश, भारत एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, केवल प्रजातंत्र नहीं है, अब भारत एक उभरता, इसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड यहाँ पे पॉलिटिक्स है, कल्चर है। तो इन सारी चीज़ों की डाइवर्सिटी के बावजूद जो हमारा जो विकास हो रहा है जिस ढंग से, तो डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट, जो ये जो मैसेज जाता है पूरे वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए, वह सबसे महत्वपूर्ण संकेत जाता है जब इस ढंग की मीटिंग्स होती है और ये जब प्रजातांत्रिक लीडर आपस में मिलते हैं। और जहाँ तक आपने लेगेसी की बात की, तो जब बाइडेन शुरू में आए थे 4 साल पहले, 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, उसमें तो सबसे बात एक आशंका बताई जा रही थी कि शायद वो ट्रंप के साथ जो हमारे अच्छे रिलेशन थे शायद वो मेंटेन नहीं हो पाए, लेकिन उसको उन्होंने जुटलाया और भारत और अमेरिका के संबंध बिल्कुल प्रगाढ़ होते गए। मैं चाहे डिफेंस की बात करूं, मैं सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करूं, यह भी बताया जा रहा था कि जिस ढंग से क्वाड की मीटिंग में को ट्रंप ने सपोर्ट किया था शायद वो नहीं सपोर्ट करें, लेकिन बाइडेन के आने के बाद उन्होंने जो इंटरनेशनल अलायंसेस हैं, जो पार्टनरशिप है, उसको काफ़ी मजबूत करने की कोशिश की है और क्वाड को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। उसके बाद चीन को लेके जो दरार थे, चीन को लेके बताया जाता है कि शायद सॉफ्ट हो जाए, ट्रंप की तरह से हार्ड पॉलिसी नहीं हो, लेकिन उन्होंने चीन के साथ भी काफ़ी सख्ती बरताई और उसका फ़ायदा जो है भारत को भी मिला है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी मजबूत होते गए हैं। और जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है, जितनी अभी जैसे सोसा की बात हुई, तो पहले हमारे जो मीटिंग्स हो रहे थे उसमें हमने बहुत सारे जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जो सप्लाई एग्रीमेंट्स इत्यादि किए थे, उसके बाद 2024 में हमने उसको आगे बढ़ाया। तो डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन है, उसको भी हमने आगे बढ़ाया। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है जब जो दो प्रजातांत्रिक देश जब जाते हैं, तो रूल ऑफ लॉ की बात जाती है कि जो आंतरिक मामलों में रूल ऑफ लॉ और अंतर्राष्ट्रीय जो रूल हैं उसके भी मानने की बात होती है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को सक्षम बनाने की बात होती है। और ये अभी इसलिए ज़रूरी है कि अभी की जो व्यवस्थाएं हैं, जो ऑर्डर है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कमज़ोर होती जा रही हैं। तो वैसे में ऐसे राष्ट्रपति का होना जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को महत्व देता है, तो इस मीटिंग से यूएन को भी एक तरह से मजबूत करने की बात होगी और ये दोनों प्रजातांत्रिक देश उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जी, चूंकि आपने यूएन की बात की है दिलीप जी, यूनाइटेड नेशंस के जब समिट की बात करते हैं, समिट ऑफ द फ्यूचर जो नाम दिया गया है इसको, जाहिर है कि भविष्योन्मुखी होगी सबकी सोच, लेकिन भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने अभी जब अपना स्टेटमेंट दिया जाने से पहले तो उसमें भी इस बात को सामने रेखांकित किया गया है कि भारत की जो सोच है उसे रखा जाएगा, लेकिन जो वैश्विक चुनौतियां उन पर मंथन किया जाएगा। ऐसे में जब हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की बात करते हैं, जिसे भारत हर मंच पर उठाता रहा है, क्या आपको लगता है कि जब हम समिट ऑफ द फ्यूचर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी उस सोच को पुख्ता तौर पर रखा जाएगा इस मंच पर, तमाम देशों के द्वारा आगे बढ़ा जाएगा इस सोच पर? क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं, काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल, आज जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो एक ऐसी कगार पर है कि उसका भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है, उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो एक और सुधार की बात है और दूसरी ओर उसे संरक्षित करने की बात है। और इन दोनों मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री, मुझे उम्मीद है कि अपने विचार रखेंगे,
एक और कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता है भारत की, उसका दावा पेश करेंगे, दोबारा उस बात कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसकी आज चुनौती हो रही है कई देशों से, और उसको मजबूत करने और उसकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उस पर अपने विचार प्रकट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया के जो दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जिनका विश्वास है इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अपने विश्वास को दोबारा और एक दफ़ा फिर प्रकट करें और अपनी आस्था को प्रतिलक्षित करें इसमें कि हम इस संस्थाओं के साथ हैं। नहीं तो ये संस्था ऐसे ही कमज़ोर पड़ रही हैं, कुछ देश को चुनौती दे रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में इनका कमज़ोर पड़ना आज के समय में बहुत ही हानिकारक होगा, दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। जी, हमारे संवाददाता निखिल भी सीधे इस वक्त विल्मिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, जब हम लगातार इस बात को सामने रखते हैं, तथ्य को सामने रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलों के लिए अगर उनका हल, उनका समाधान ढूंढना है तो भारत का उन मंचों पर साथ होना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री ने भी अपने स्टेटमेंट में इस बात को सामने रखा कि 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन की आवाज लेकर मैं वहां जा रहा हूं। ऐसे में भारत की भूमिका को किस तरीके से वहां देखा जा रहा है जब हम वैश्विक मुश्किलों के समाधान की बात करते हैं? जी, निश्चित तौर पर भारत की वैश्विक भूमिका लगातार बढ़ रही है और जैसा कि अभी आप गेस्ट से बात कर रही थी तो उन्होंने भी कहा कि दुनिया निश्चित तौर पर भारत की ओर बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है। और ये जो एक तरह से कहा जाए कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से भारत का कद बढ़ा है और भारत ने एक के बाद एक तमाम, चाहे वो इकॉनमी की बात हो, चाहे वो स्पेस की बात हो, या जो दूसरे तमाम क्षेत्र हैं उसमें जिस तरह से प्रगति की है और जिस तरह से अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं विकास को लेकर के, उसके बाद भारत की तरफ निश्चित तौर से नज़रिया बदला है। और इस बात को भी देखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस को कैसे सुरक्षित किया जाए, भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो उसमें भारत का क्या व्यू होगा, ये समझना जानना पूरी दुनिया बहुत उत्सुकता से चाहती है, उसको देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यू क्या होगा, भारत का व्यू क्या होगा। इसके साथ में ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आपने कहा, और ये बात दीगर भी है, सही भी है, कि यूनाइटेड नेशंस को लेकर के भी तमाम सारे सवाल उठाए जाते रहे कि ये संस्था बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रह गई है तमाम सारे चीज़ों में। बावजूद उसके निश्चित तौर पर कम से कम एक ये सच तो है कि दुनिया के देश एक साथ बैठते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी को अगर की बात कही जाए तो ये अपने आप में ये पॉजिटिव स्टेप होगा। और उसके साथ ही साथ जब भारत के रुख की बात आती है, भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि सुरक्षा परिषद की चाहे बात हो या फिर UN और दूसरी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया की, उसमें बदलाव की बात कहता रहा है, उसमें चेंज की बात कहता रहा है, और उसको दुनिया सुन भी रही है। और हमें मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि निश्चित तौर पर एक लंबे सफ़र की शुरुआत जो है वो एक पहले कदम के साथ में होती है। वो कदम उठाया जा चुका है और ये जो चेंज है वो अवश्यम्भावी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले वर्षों में, क्योंकि दुनिया को अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो ये चेंज जो है वो ज़रूरी है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो तमाम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, कम से कम दुनिया के जो विकासशील देश हैं, जब हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, तो वो सब भी चिंतित हैं। और भारत चूँकि उनकी आवाज़ बना है, ये भी समझने की ज़रूरत है कि भारत चूँकि उनकी आवाज़ बना है तो भारत एक मजबूत फोर्स होकर उभरा है। क्योंकि भारत जब कुछ कहता है तो ये बात समझी जाती है कि उसमें ग्लोबल साउथ की बात हो, इंक्लूसिवनेस की बात होगी। जब वो SDG गोल्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की बात करता है तो दुनिया के भविष्य की बात करता है। इसलिए दुनिया को सुनना होगा भी और दुनिया सुन भी रही है। ममता। सर राजन, जब हम PM हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भी सामने रखते हैं कि अगर हमें ग्लोबल साउथ की मुश्किलों को आसान करना है तो उसमें तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। भारत के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा शुरू के 100 दिनों में भी जो काम किए गए हैं उनमें तकनीक पर बहुत जोर रहा है। सेमिकॉन को देखो अगर हम, तो उसको बहुत महत्व भी दिया जा रहा है क्योंकि वो वैश्विक स्तर पर एक ज़रूरत है इस वक्त, ताकि श्रृंखलाएं, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित ना हो। प्रधानमंत्री के इस दौरे में, क्योंकि हम क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बात मैं करना चाहूंगी, जो बाइडेन भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर रहे हैं जब क्वाड की बात होती है या इन देशों की बात होती है, इन प्रशांत क्षेत्र के देशों की बात होती है, और प्रधानमंत्री भी। तो
तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से इस मोर्चे पर भी हमें कुछ उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम टेक सीईओज के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें इस दिशा में भारत में आकर निवेश करने के लिए भी एक तस्वीर उनके सामने भी रखेंगे, किस तरीके से भारत तैयार है उनको स्वागत करने के लिए, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लेकर आने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से देखिए टेक्नोलॉजी जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो कॉपरेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो अभी जो दिक्कतें आई थी, आप जानते हैं कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन की जो बात होती है उसमें कि कोविड के समय और जब हमारा चीन के साथ जो रिश्ते खराब हो रहे थे और चूंकि अमेरिका का भी रिश्ता चीन से खराब हो रहा था, तो वैसे में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कोविड के दरमियान और उसके बाद भी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं और जो चिप्स हैं जो कि आपके मोबाइल से लेके सारी जो टीवी से लेके सारे कार और सारे जगहों पे जो प्रयोग होता है उसका सप्लाई डिसरप्ट हो गया था। और उसके बाद लगने लगा कि जिस ढंग के संबंध अभी ख़राब होते जा रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच में, और अगर चूँकि एक सबसे बड़ी कंपनी है वो ताइवान की कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर सप्लाई पूरे विश्व को करती है और केवल 2-3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो वैसे में यह सारे देश ये महसूस कर रहे हैं कि अगर कभी वॉर की संभावना बनती है चीन और ताइवान के बीच में, तो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो सेमीकंडक्टर चिप्स इत्यादि जो आ रहे थे वो आने बंद हो जाएंगे। और इसी कारण से देखा कि आपने बाइडेन ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी परिवर्तन किए हैं जिसमें कि उन्होंने अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग की बात की है। और दूसरा कि जो इसके अलावा अमेरिका के अलावा दूसरे देश जहाँ पे कि उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उसमें जैसे वियतनाम है, फिलीपींस, भारत इत्यादि देशों में भी उनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और भारत में आप जानते हैं कि समझौते भी हुए हैं, एनवीडिया और दूसरी बहुत सारी कंपनी हैं जिनके साथ भारत के एग्रीमेंट है सेमीकंडक्टर और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको लेके, क्योंकि हमें डर अभी का जो वर्ल्ड है वो सप्लाई चेन डिपेंडेंट है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि एक छोटे से प्रोडक्ट में 25-30 कंट्री उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन चीन और ताइवान पे अभी डिपेंडेंट रहना किसी भी देश के लिए खतरनाक है। तो उससे ज़रूरी है कि उससे निकलने के लिए हमने गुजरात में या दूसरे जगहों पे अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि 4 से 5 साल लगते हैं। तो उस दरमियान हमें दूसरे देशों से भी लेने पड़ते रहेंगे और अमेरिका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरा सवाल जो इन्वेस्टमेंट का था, तो आपने दिखाया था प्रोग्राम में पहले कि किस ढंग से अमेरिका ने पिछले साल भी 5 बिलियन के आसपास लगभग इन्वेस्ट किया है और पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लगभग 55 से 60 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हुए हैं अमेरिकन इन्वेस्टर भारत में। तो उस दृष्टिकोण से भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन दूसरे कुछ आउटसोर्सिंग इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि सिंगापुर या दूसरे कंपनी से ऑफशोर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भारत में आते हैं, तो वो भी कई बार अमेरिकन उसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों में जो ICET जिसको बोला जाता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी के समय में। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने हाल फिलहाल देखा पिछले कुछ दिनों में कि RE इन्वेस्ट का भी एक समिट यहाँ पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई थी दिल्ली में। और दिलीप जी, ये भी एक ऐसा ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत अपने लिए बहुत ही रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ भारत अपने लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है और आगे ही नहीं बढ़ रहा बल्कि बात भी कर रहा है, काम भी कर रहा है। ऐसे में क्या भारत की आकांक्षाएं इस मंच पर इन देशों के साथ जुड़ती नजर आएंगी, क्योंकि बायलैटरल्स भी होने हैं क्वाड के अन्य देशों के साथ, अमेरिका के साथ तो द्विपक्षीय बात होनी ही है। हाँ, भारत ने जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो स्थापित किया है, जो आज विश्व में बहुत फैल गया है, चारों तरफ बहुत देश इसमें शामिल हुए हैं, तो इस प्रकार के जो पहल है जो भारत ने की है और जो सहयोग क्वाड में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विशेषकर जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ हैं सुरक्षा के क्षेत्र में, इनमें कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इन क्षेत्रों में जैसे अमेरिका के साथ अभी भारत ने एक समझौता किया है अपने तेजस हवाई जहाज़ के लिए, तेजस मार्क 1 के लिए G404 इंजन आ रहा है जो ख़रीद रहा है भारत, और उसके अलावा तेजस मार्क 2 के लिए जॉइंट कोलैबोरेशन होगा, उसके इंजन GE414 भारत में डेवलप करने के लिए संयुक्त रूप से, साझा रूप से, और वो इंजन भारत में बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की जो हाई टेक्नोलॉजी, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसमें अमेरिका के बहुत आगे है और भारत थोड़ा पीछे छूट हुआ है, तो इन क्षेत्रों में सहयोग करने से भारत अमेरिका के बीच में और जो अन्य देश हैं जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, इनके साथ मिलकर करने से जो सुरक्षा के क्षेत्र में जो उत्पादन में जो थोड़ा सा पिछड़ गया था ये जो गुट है, वो आगे बढ़े और
यदि कोई परिस्थिति आती है तो उसमें साथ कार्रवाई करने के लिए की परिस्थिति में हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी, ऐसे में प्रोफेसर राजन, जब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बायोटेक की, जिन पर प्रधानमंत्री बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, बहुत महत्व दे रहे हैं इस पर, क्योंकि हमारे लिए विकास का एक जरिया इनके जरिए ही बनता है। आपको लगता है कि अमेरिकी दौरे में भी इनको लेकर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए डेटा सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपने बहुत अच्छी बात की क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो कि आईसीटी का हिस्सा है, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ दिक्कत यह है कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो भारत की कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इनके हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो उतने सिक्योर्ड नहीं है, तो कहीं डेटा शेयर ना हो जाए या कोई डेटा लीक ना हो जाए। इस कारण से वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उस ढंग का सिक्योरिटी दे पाएँ, और उसके बाद हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग जो उनके साथ एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री एश्योर करेंगे कि किस किस जगहों पे इस ढंग की सिक्योरिटी हम दे सकते हैं और किस किस जगहों पे क्वांटम कंप्यूटिंग हम कर सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग का बेनिफिट यह है कि आपका जो कंप्यूटर का स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और उसके फ़ायदे आपको जो हाई टेक्नोलॉजी एरिया है, चाहे वो डिफेंस हो या फिर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इत्यादि में काफ़ी फ़ायदे होते हैं, रिसर्च में काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग निश्चित रूप से एक मुख्य मुद्दा होगा प्रधानमंत्री के और जो बातचीत होगी इसकी। लेकिन उसके दूसरे भी पहलू हैं, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है उसके दूसरे भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे इसकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट होंगी उसमें एक ब्रॉड ओवरव्यू फ्रेमवर्क पे बात होगी, जिसमें सिक्योरिटी पे, टेक्नोलॉजी पे और उसके बाद जो मल्टीलैटरल रिफॉर्म पे, यूक्रेन, गजा इत्यादि पे चर्चा होगी। लेकिन डिटेल्स जो होंगे वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होते हैं या जो टेक्नोलॉजिकल समिट्स होते हैं उसमें इस पे विस्तार में चर्चा होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ निखिल भी लगातार बने हुए हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं, और अमेरिका दौरे पर पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी तादाद में वहाँ पर जो भी भारतीय समुदाय है अमेरिका में, वो तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है ही। लेकिन साथ ही साथ चाहे हम व्यापार जगत की बात करें, चाहे हम अमेरिकी प्रशासन की बात करें, लेकिन हर स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री के इस दौरे से बहुत उम्मीदें भी हैं, बहुत अपेक्षाएं भी हैं। और दोनों देश, दोनों बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों देशों के बीच के रिश्ते भी कैसे प्रगाढ़ हो सकते हैं उसके ऊपर भी सबकी नजरें